Hello, good morning, everyone. I'm Moja Shankar from HIS, and today we will continue our series of Analyze Daily Hindu Current Affairs with HIS. आज भी हमने हर रोज की तरह कुछ आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है, जिनको एनालाइज करेंगे हम और देखेंगे कि उन आर्टिकल्स की मदद से हम लोग कैसे अपने यूपीएससी जर्नी में सप्लीमेंटेशन ले क्या करंट अफेयर्स का यूज कैसे है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं इन टॉपिक से। और अगर क्वेश्चन नहीं डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं तो इन टॉपिक्स के डेटाज को यूज करके हम लोग कैसे अपने मेंस के आंसर को सप्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर प्रीलिम्स में इसके आसपास की कोई बात आती है तो कैसे हम लोग उसको टैकल कर सकते हैं। इन चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन स्टेट्स। क्या है बात? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? हिंदी में अगर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की तो अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी। मीन्स व्हेन द वन व्हेन वन इंडिविजुअल इज अनेबल टू फाइंड द जॉब। कैसा जॉब? जैसा उसको चाहिए। अगर इंडिविजुअल को नहीं मिल पा रहा है, और कुछ कुछ केसेस में जैसा उसको चाहिए नहीं, अगर उसको मिल ही नहीं पा रहा और वो पर्सन जॉब खोज रहा है या खोज रही है और उनको मिल ही नहीं पा रही, दैट कंडीशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। कहाँ पे? इंडियन स्टेट्स में, ठीक है। नॉट एक्सक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज के अलावा स्टेट्स की कंडीशन को यहाँ पे मेजर किया गया है। किन लोगों के बीच में? अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स एज्ड 15 एंड एबव। 15 या उससे ऊपर के इंडिविजुअल्स के एज ग्रुप में स्टडी किया गया है। कहाँ से? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो पीएलएफएस सर्वे होता है, उसी सर्वे को अपना एक बेसिस बना के ये रिपोर्ट लाई गई है। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या बात है, कैसे कैसे चीजें हैं, इस पे हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से कैसे उठ सकते हैं। या तो डायरेक्टली अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, कि कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई बातें पूछी जा सकती है मेंस में, ठीक है। यूथ को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, जॉब क्यों नहीं मिल रही है, किस इलाके में जॉब की क्या प्रॉब्लम है, इस तरीके के या इस पेरिफेरी के आसपास के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहला। दूसरा, आपके प्रीलिम्स में पीएलएफएस सर्वे के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग उन सारी चीजों को यहाँ पे देखेंगे कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है और इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो एक रिसेंट रिपोर्ट रिलीज हुई है, किसके किसके द्वारा? आईएलओ, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, आईएचडी। इन दोनों लोगों ने, आईएलओ प्लस आईएचडी ने मिलके एक रिपोर्ट पब्लिश की है। वो क्या है कि 2 आउट ऑफ एवरी 3 अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल वॉज अ यंग ग्रेजुएट। मतलब भारत में हर 3 में से, आउट ऑफ एवरी 3, जो 2 लोग हैं अनएम्प्लॉयड, वो ग्रेजुएट हैं। मतलब उन लोगों ने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है। ये स्थिति है हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की, ऐसा आईएलओ का और आईएचडी का कहना है। इस जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में हमारे सारे स्टेट्स को लिया गया है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग मणिपुर। मणिपुर को नहीं लिया गया है क्योंकि वहां पे ये सर्वे पीएलएफएस का हो नहीं पाया था, बिकॉज वहां पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे जिनके बारे में आपको जानकारी हो नहीं होगी, तो किसी दिन हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्या इस रिपोर्ट में कहा गया है? ये एक डेफिनेटिव मेजर तो नहीं है, ये डेफिनेटिव नहीं है। ये जो रिपोर्ट आई है ये फाइनल रिपोर्ट है, ऐसी बात नहीं है, यही कंडीशन है। बट ये इंडिकेटर जरूर है। अब ऐसी बात क्यों कही गई है? बिकॉज जब कोई इस तरीके की रिपोर्ट आती है ना, तो वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे सर्वे एक एक इंसान से पूछ के नहीं होता है। यहाँ पे सैंपल सर्वे होता है, और सैंपल सर्वे में हो सकता है ना कि आपने जो सैंपल लिया हो उस सैंपल में आपको ज्यादा अनएम्प्लॉयड लोग मिल गए हों या ज्यादा एम्प्लॉयड लोग मिल गए हों। इसलिए इसको इंडिकेटर माना जाता है। इसको कहा जाता है कि इसी के आसपास की कोई बात रही है, ना कि बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात हो। ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब इसके आसपास की कोई बात कर रही हो, दिस इज एन इंडिकेटर, ठीक है। अब क्या है एनालिसिस, क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का?
नेशनल एवरेज जो है हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का एवरेज कितना है? 3.17%। हमारे यहाँ इंडिया में अगर क्वेश्चन में आपको लिखने के लिए डेटा लिखना हो कहीं पे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज 3.17%। ओके, नेशनल एवरेज 3.17। ठीक है। और चार स्टेट्स जो हमारे देश के रिचर स्टेट्स में भी आप काउंट कर सकते हैं, उनका जो है अनएम्प्लॉयमेंट नेशनल एवरेज से ज्यादा है। और वो स्टेट कौन कौन से? गोवा, केरला, हरियाणा एंड पंजाब, जो कॉम्पेरेटिवली रिचर स्टेट्स। और महाराष्ट्र एंड गुजरात जो है, वहां पे फार लेस नेशनल एवरेज से अनएम्प्लॉयमेंट है। वहां पे नेशनल एवरेज से मतलब 3.17, 3.17 से नीचे अनएम्प्लॉयमेंट। ओके। एंड ऑल द नॉर्दर्न स्टेट्स हैव अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हाइयर देन नेशनल एवरेज। मतलब पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सारे जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे नेशनल एवरेज से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे स्टेट वाइज डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। एवरेज आप इतना याद रख सकते हो कि 3.17% जो है हमारा नेशनल एवरेज है अनएम्प्लॉयमेंट का। और गुजरात, महाराष्ट्र का जो है नेशनल एवरेज से कम है, और पंजाब, हरियाणा का जो है वो ज्यादा है। ठीक है। एंड आउट ऑफ 27 स्टेट कंसिडर 12 स्टेट है। और ये एक लाइन आप याद कर लो, ये लिख सकते हो। आउट ऑफ 12 स्टेट्स, 27 स्टेट, 12 स्टेट्स हैव अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स लेसर देन नेशनल एवरेज। मतलब 12 राज्यों में, 27 में से 12 में क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेशनल एवरेज से लेस। ठीक है। बाकी जो 15 होगा उसमें ज्यादा है। ओके, ये चीज आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या कही गई है कि महाराष्ट्र और गुजरात जो कि ज्यादा है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां पे कम है, एम्प्लॉयमेंट वहां पे ज्यादा है, बट पर कैपिटा इनकम वहां पे कम है। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है? पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति, मीन्स एवरी इंडिविजुअल, जो हर इंडिविजुअल का जो इनकम है वो कम है नेशनल एवरेज। मतलब वहां पे एक इंडिविजुअल जितने पैसे कमा रहा है, वो उससे ज्यादा पैसे उसको कमाने चाहिए, क्योंकि नेशनल एवरेज उससे ज्यादा का है। ऐसी बात इस रिपोर्ट में कही गई है। ओके। और क्या बात है यहाँ पे? तो बात है कि अलग अलग यहाँ पे ग्राफ्स दिए गए हैं, इमेजेस दिए गए हैं, उसके थ्रू समझाया गया है। जैसे देखो, यहाँ पे ग्राफ है, ये 0%, 2.5, 5%, 7.5 और 10%। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अब कहाँ कहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.5 से ज्यादा है, ये आपको यहाँ से दिख जाएगा। 5 से ज्यादा कहाँ पे है, 7.5 से ज्यादा कहाँ है, तो सिर्फ गोवा में है। इस तरीके से आप इस ग्राफ को स्टडी करके देख सकते हो। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको ना 1 से 2 लाइन का यहाँ से डेटा कोड करना हो। ठीक है। और क्या है? और दूसरा रिपोर्ट की चीज, मतलब दूसरी बात किस चीज के बारे में की गई है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब स्वरोजगार, कि खुद का कोई बिजनेस, छोटा स्मॉल बिजनेसेस के तौर पे किस तरीके से काम किया जाए। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज ऑफ द इनफॉर्मल वेराइटी। ज्यादातर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो इनफॉर्मल वेराइटी का है। अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, तो जैसे समोसे की कोई एक छोटी सी दुकान लगा है, या कोई एक गोलगप्पे का छोटा सा ठेला लगा रहा है, तो वो जो है वो इनफॉर्मल है, लेकिन वो एम्प्लॉयड भी है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो है वो उस तरीके से भी उनको गिना जा सकता है। वो जो छोटे छोटे दुकान वाले वेंडर्स हैं, ये इनफॉर्मल सेक्टर में ही, क्या है, बट ये एम्प्लॉयड है। और ये लोग जैसे कोई इलाका, कोई एरिया, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है, गुजरात है, जहाँ पे लार्जर नंबर ऑफ फैक्ट्रीज है, जहाँ पे इनकम ज्यादा है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, उन जगहों पे ये इनफॉर्मल सेक्टर के लोग ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब मान लो किसी फैक्ट्री के बाहर किसी ने एक समोसे की दुकान लगा दी, छोटी सी दुकान लगा दी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचेंगे। एक एक समोसा ले लिया, 5 5, 8 8, 10 10 रुपए का। 10 रुपए का समोसा कोई भी खा सकता है वहां पे। मतलब मान लीजिए कि अगर किसी की 400 500 रुपए की कमाई हो रही है, उसने 10 रुपए का समोसा खा लिया। समझ रहे हो आप बात को? तो अब वहां एक दुकान थी, दो दुकान, चार दुकान, वहां पे 10 दुकानें भी लग सकती हैं उस आसपास के इलाके में। तो वो एब्जॉर्ब कर। लेकिन अब खेत के पास कोई समोसे की दुकान लगाए, तो वहां पे तो कम बिकेंगे ना समोसे। समझ रहे हो? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये छोटे बिजनेसेस है, स्मॉल शॉप्स हैं, ये
वहां पे ज्यादा खुल रही है, जो स्टेट्स रिच है जहाँ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, बजाते वहां पे जहाँ पे ये चीजें कम है। ओके। और क्या कहा गया है, अर्बन शेयर ऑफ लेबर फोर्स। अर्बन शेयर ऑफ लेबर फोर्स के बारे में ये कहा गया है कि गोवा और केरला जैसे जो स्टेट, जो हाईली अर्बनाइज्ड, ठीक है, और जहाँ जो हाईली अर्बनाइज्ड स्टेट्स हैं, वहां पे भी जो लेबर फोर्स है, वो उनके साथ एक क्लियर आपको रिलेशन दिखाई देगा कि अर्बन शेयर ऑफ लेबर फोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट रेट, देयर इज अ क्लियर पॉजिटिव रिलेशन इंडिकेटिंग दैट इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हाईली अर्बनाइज्ड स्टेट। मतलब आपको मैं यहाँ ग्राफ 3 है, एक सेकंड ये दो, जैसे गोवा है, गोवा हमारे देश का सबसे ज्यादा अर्बनाइज स्टेट है, और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। मतलब जो राज्य जितना ज्यादा अर्बनाइज्ड है, वहां पे उतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब अर्बन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ज्यादा बड़ी है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत बड़ी आबादी जो है ना, वो हमारी डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की तरफ हो जाती है। अगर रूरल एरिया में है, वहां पे खेती किसानी में वो लोग व्यस्त हैं, तो वहां पे अगर 2 लोगों का काम था तो वहां 4 लोग भी लगे, वो चारों को एम्प्लॉयड में गिना जा रहा है। बट अब तो शहर बन चुका है जैसे गोवा में, अब वहां पे क्या है, खेती है नहीं, तो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कम है। यही चीज यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, गुजरात का और महाराष्ट्र का। बट वहां पे क्या इशू है कि पर कैपिटा इनकम कम है। ठीक है। और क्या है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच का भी एक रिलेशन है, कि क्लियर पॉजिटिव रिलेशन। केरला में जैसे हाईली एजुकेटेड लेबर फोर्स, 30% ऑफ द लेबर फोर्स आर ग्रेजुएट, 30% लेबर फोर्स जो है वो ग्रेजुएट है। और वो लेबर फोर्स क्या कर रही है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रही है। मतलब केरला में 30% लोग ग्रेजुएट है, फिर भी वो अनएम्प्लॉयड है। और क्या है, महाराष्ट्र में ये चीज लोअर है, वहां पे ग्रेजुएट्स जो है उनको ज्यादा नौकरी मिल रही है एज कम्पेयर टू केरला या गोवा के। तो यही बात यहाँ पे इस आर्टिकल में मेजरली लिखी गई है। और क्या लिखा गया है कि इस चीज का कारण क्या हो सकता है कि ग्रेजुएट ज्यादा से ज्यादा अनएम्प्लॉयड क्यों हैं? इसका कारण ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल में कि वो जो है अपने स्किल के हिसाब से जॉब खोज रहे हैं, या हाई पेइंग जॉब खोज रहे हैं। दैट मे बी वन ऑफ द रीजन। और एक और रीजन क्या हो सकता है कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी कम है। मतलब कि वो जो स्किल रिक्विजिट है, स्किल जो रिक्वायर्ड है फॉर एनी जॉब, वो उस ग्रेजुएट पर्सन के पास ना हो। ये सारा मेजर मेजर रीजन है। यहाँ से जो पॉइंट्स है आप उसको पिकअप कर सकते हैं और अपने आंसर में सप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है पॉइंट स्टेटमेंट बना के, तो भी आप उसको इस आर्टिकल के डिस्कशन के बाद टैकल कर पाए। ओके। सेकंड, द एडवेंट ऑफ होलिस्टिक अप्रोच टू वन हेल्थ। ये वन हेल्थ की बात की गई है। वन हेल्थ क्या है, नेशनल वन हेल्थ मिशन को कैबिनेट ने मंजूरी दी। नेशनल वन हेल्थ मिशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय कैबिनेट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मंजूरी दी है। इसमें क्या है कि 13 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स विल कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर। 13 मिनिस्ट्रीज और अलग अलग डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और एक प्लान तैयार करेंगे कि किस तरीके से हम लोग वन हेल्थ अप्रोच की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अब ऐसी बात क्यों हो रही है? क्योंकि हे- सिर्फ ह्यूमंस का ही जरूरी नहीं है, एनिमल्स की हेल्थ को भी देखना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है। जैसे कि इट्स नॉट जस्ट ह्यूमन हु आर अफेक्टेड बाय पेंडेमिक बट आल्सो लाइफ स्टॉक्स। जैसे लंपी स्किन डिजीज जब आया था, तो बहुत सारे एनिमल्स अफेक्टेड हुए थे। अब जब एनिमल्स अफेक्टेड होते हैं तो ह्यूमंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो एनिमल पे डिपेंडेंट है। वहां से एनिमल मिल्क प्रोडक्ट लेना, डेयरी प्रोडक्ट लेना या मीट प्रोडक्ट लेना, उसके लिए तो आप एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। बहुत सारे लोग फार्मिंग भी करते हैं एनिमल की, मतलब डेयरी फार्मिंग और मीट फार्मिंग वाली चीजें। तो अगर एनिमल परेशान होंगे तो आप पे भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्थ हेल्थ पे आपके इश्यू आएगा। इस चीज के चलते वन हेल्थ अप्रोच की बात की गई है। यहाँ पे 13 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं। इनमें बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं, CSIR, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, आयुष, आयुर्वेदा, योगा, ये सारी हेल्थ मिनिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इन्वायरमेंट एंड इवन डिफेंस मिनिस्ट्री। इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना अगर आंसर में दो कि इन द कोलेबरेशन बिटवीन 13 मिनिस्ट्रीज
डिपार्टमेंट्स तो उनके लिए बहुत होगा। और क्या है इसमें बात कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ बनाया जाएगा नागपुर में। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। ठीक है, यही जो होगा वहां उसी का जो कोऑर्डिनेट होगा। और द गोल ऑफ नेशनल वन हेल्थ मिशन आर टू डेवलप स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजी डेवलप करना है फॉर इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलियंस। अब देखिए, कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस किया गया था? सर्वेलांस पे। क्योंकि प्रॉपर सर्वेलांस नहीं रहेगा तो डिजीज को हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते हैं, उसका स्प्रेड ट्रैक नहीं कर सकते हैं। जब तक हम स्प्रेड ट्रैक नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग उसकी तरफ प्रॉम्प्टली एक्ट नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई वी नीड सर्वेलियंस। और क्या है? ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स। अब आउटब्रेक अगर किसी भी डिजीज का होता है तो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री अकेले काम करके उसको सॉल्व कर सकती है। उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज का कोऑर्डिनेशन चाहिए। इसलिए ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स के प्रति फोकस किया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है। जैसे आईसीएमआर ने मेडिसिन वैक्सीन डेवलप की थी, उसी तरीके से और भी रिसर्च एंड डेवलप होगा। और सीमलेस इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंफॉर्मेशन हर एक डिपार्टमेंट के पास दूसरे डिपार्टमेंट से आसानी से जाए। और बेटर कंट्रोल ऑफ रूटीन डिजीजेस, जो नॉर्मली बीमारियां जैसे सर्दी खांसी कफ टाइप की बीमारियां ह्यूमंस में होती हैं, एनिमल्स में भी कुछ इस तरीके की बीमारियां होती हैं, उनका रेगुलर सर्वेलेंस होना चाहिए कि ये कोई पैंडेमिक नेचर की बीमारी तो नहीं है। क्या है? और सिर्फ डोमेस्टिक एनिमल्स ही नहीं, वाइल्ड एनिमल में भी अगर कोई बीमारी आ रही है, फॉर एग्जांपल कैनाइन डिस्टेम्पर जो वाइल्ड एनिमल्स में हो रही थी, तो उस टाइप की बीमारियों के लिए हमें एक निगरानी रखनी होगी। ठीक है। अब देखिए, ये जो आर्टिकल लिख रहे हैं ये है हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अजय कुमार सूद। तो इनकी बात है, तो आप अगर इनका नाम कोट करके कोई स्टेटमेंट लिखते हो ना, जो इनके आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगा। ओके। इसलिए जैसे अब देखिए, ह्यूमंस, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड इवन बर्ड्स, इन सबको हम लोग एक में इंक्लूड करके किसकी ओर बढ़ेंगे? वन हेल्थ अप्रोच की ओर बढ़ेंगे। ऐसा हमारा स्ट्रेटेजी है। और इसके प्रिपेयर्डनेस के लिए क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी मेन फोकस है। वैक्सीन्स, थेरेप्यूटिक ड्रग्स, डायग्नोस्टिक्स, लैब्स, इन सारी चीजों का ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कराया जाएगा। और सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ही नहीं, बल्कि एकेडमिशिया और प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में लाया जाए। एकेडमिक्स जो है, जो कॉलेजेस हैं, स्कूल से जहाँ रिसर्चेज होती हैं, उनको और प्राइवेट सेक्टर को भी लाया जाएगा, ताकि सबके कोलेब्रेशन के साथ हम लोग बेहतरी से आगे बढ़े। बिकॉज सीलोज में काम नहीं होता है। जब आप अलग अलग सीलोज में काम करोगे ना, तो इशू क्या क्रिएट होता है कि आप दूसरे से मदद नहीं मांग पाओगे या दूसरा आपको मदद नहीं करना चाहिए। बट अगर सारे लोग एज अ सेम बॉडी काम करेंगे, एज अ ऑर्गन ऑफ वन बॉडी काम, then the things will be easier. It will be far more easier to get the results. That's why here is the our writer, principal scientific advisor sir, is talking about collaboration, which is most important, and coordination between the center and the states. सेंटर और स्टेट्स के बीच में, जैसे ड्यूरिंग द कोविड हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके की बातें कर रहे थे कि सेंटर नहीं दे रहा है, दवाई नहीं दे रहा है। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए। ठीक है। और एक नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज क्रिएट होनी चाहिए। BSL 3 एंड BSL 4 लेबोरेटरीज अलग अलग पार्ट्स में इंडिया की क्रिएट की जानी चाहिए। ताकि, क्यों? ताकि आसानी से डिजीज को ट्रैक किया जा सके, ताकि आसानी से डिजीज को एनालाइज किया जा सके। ओके। और क्या कहा जा रहा है कि ये PSL 4 जब क्रिएट होगा तो उसके साथ साथ अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हॉस्पिटल्स और बाकी सारी चीजें, इनको भी हमें डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है। डाटा एनालिसिस की कैपेसिटी इंक्रीज करनी होगी। और ये जो वन हेल्थ अप्रोच है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का भी यूज किया फॉर मॉडलिंग टू एड्रेस दिस इश्यूज। जिनोम सर्विलियंस किया जाएगा, वाटर, वेस्ट वाटर का
मैनेजमेंट किया जाएगा, ये सारी चीजें भी वन हेल्थ अप्रोच में हमारे आएंगी। और ये जो बात है वन हेल्थ अप्रोच की, जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, क्योंकि अब कोविड जो था वो चाइना से स्टार्ट हुआ फैलना और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैला। तो उसमें इंडिया तो डायरेक्टली कहीं इन्वॉल्व नहीं था, बट इंडिया वाज वन ऑफ द अफेक्टेड कंट्रीज। इसलिए हमें इसको ग्लोबल टॉपिक बनाना था, एंड इंडिया हैज यूज्ड द प्लेटफॉर्म ऑफ G20 टू मेक दिस इशू अ ग्लोबल टॉपिक। इंडिया ने इसको ग्लोबल टॉपिक बनाने के लिए G20 प्लेटफॉर्म का काफी अच्छा इस्तेमाल किया था। तो अब क्या है कि अगर G20 पे भी क्वेश्चन आता है तो आप ग्लोबल हेल्थ की बात लिख सकते हो, वन हेल्थ अप्रोच, एक आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा। और ग्लोबल हेल्थ अप्रोच की बात आती है तो G20 की बात लिख सकते हो, आपको एक्स्ट्रा अप्रोच मिलेगा, एक्स्ट्रा एक एज मिलेगा। दो चीजें हो गई यहाँ पे। ठीक है। और हमें क्या करना होगा, वन हेल्थ इज नॉट लिमिटेड टू डिजीज। सिर्फ डिजीज की बात नहीं है यहाँ पे, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे भी फोकस करना होगा, फूड सेफ्टी, प्लांट डिजीज, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन सारी चीजों पे भी हमें फोकस करना होगा। और प्रॉपर कोलेब्रेशन मेंटेन करना होगा, तभी वन अर्थ वन हेल्थ एंड हेल्थ फॉर ऑल विल बी अचीव। अब इस टाइप के स्टेटमेंट को आप अपने कंक्लूजन में लिखोगे ना आंसर, तो आपका आंसर खुद ब खुद बहुत खूबसूरत है। ओके। इस तरीके से हमारा ये जो है आर्टिकल ओवर होता है। आई थिंक आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। कच्चा थ्यू डिमांड्स थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। जो कच्चा थ्यू आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक इशू आज के डेट में क्रिएटेड है, उस चीज के बारे में ये आर्टिकल लिखा हुआ है। इस आर्टिकल में ना बहुत ज्यादा हिस्ट्री बताई गई है कि किस तरीके से कच्चा थ्यू आइलैंड पे इनकर्जन हुआ और इश्यूज क्या क्या है। तो इतना डिटेल में हमें जानने की बेसिकली जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने, क्योंकि अब आर्टिकल्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कच्चा थ्योरी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। दैट्स वाई मैं आपको कच्चा थ्यू आइलैंड के बारे में छोटा सा डिटेल बता देता हूँ, और इस आर्टिकल को उसी में समराइज करके आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। इस आर्टिकल को हम लोग मेजरली डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग इस आर्टिकल की एक समरी समझ लेंगे, और मेजर जो इशू है कच्चा थ्यू आइलैंड का वो समझेंगे। कच्चा थीव आइलैंड कहाँ पे है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। यहाँ से पार्क स्ट्रीट जाती, उसी के पास यहाँ पे सिचुएटेड है कच्चा थीव आइलैंड। ठीक है। ये कच्चा थीव आइलैंड जो है वो वॉल्केनिक आइलैंड, कोई वॉल्केनिक इरप्टेशन हुआ था, उसी वॉल्केनिक इरप्टेशन से ये आइलैंड बना था। ठीक है। और इसका लोकेशन कहाँ पे है? और ये एक्चुअली, ये एक और चीज है इसमें, ये एक अनहैबिटेटेड आइलैंड है, यहाँ पे कोई रहता नहीं, इंडिया और श्रीलंका के बीच। और ये रामेश्वरम जो इंडिया का हिस्सा है, यहाँ इंडिया में यहाँ पे पाया है रामेश्वरम कुछ उसी के आसपास में। वो रामेश्वरम से 33 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और श्रीलंका के कोस्ट से 62 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। जाफना प्रोविंस जो है नॉर्दर्न श्रीलंका का, श्रीलंका का मैप अगर कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पे ये जो प्रोविंस है ना, ये ऊपर नॉर्थ में, ये जाफना प्रोविंस, यहीं पे, यहाँ से 62 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और हमारे रामेश्वरम से 33 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है। और जब इंडिया और ये जो श्रीलंका का कुछ हिस्सा हुआ करता था, वो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर में आता था, ब्रिटिश राज में, तो कहा जाता था कि कच्चा थेव जो है वो इंडिया के अंडर में आएगा। क्योंकि अब मद्रास प्रेसिडेंसी से गवर्न हो रहा है, तो उसको ऑब्वियसली माना जाएगा कि वो इंडिया का हिस्सा है। ऐसा एक कंटेंशन है। और श्रीलंका कहता है कि पोर्टुगीज ने 1505 से 1658 के बीच में उस आइलैंड को कॉलोनाइज किया था, और इसके चलते वो श्रीलंका के हिस्से में जाता है। ठीक है। 1974 में ये आइलैंड जो था वो ट्रांसफर हुआ था टू श्रीलंका। श्रीलंका को 1974 में ये आइलैंड ट्रांसफर हुआ था इंडो श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट के तहत। ठीक है। और 1976 में एडिशनल एग्रीमेंट वाज रीच्ड दैट फॉरबिड द फिशिंग for the fishing in exclusive economic zone of either world, because कच्चा तेल is situated at the edge of this zone। जो हमारा मैरीटाइम जोन है और श्रीलंका का मैरीटाइम जोन है, उसके एज पे ये आइलैंड है।
वहां पे आप फिशिंग का एक बात हुई थी, फिशिंग। एंड आफ्टर श्रीलंका सिविल वॉर एंडेड इन 2009, जब 2009 में श्रीलंका का सिविल वॉर खत्म हुआ था, इस आइलैंड को लेके इशू ज्यादा बढ़, क्या इशू बढ़ गया कि श्रीलंकन वाटर्स में हमारे फिशरमैन अगर फिशिंग करने जाते थे, कच्चा चौक के आसपास जाते थे, तो या तो उनको डिटेन कर लिया, अरेस्ट कर लिया, या फिर इवन गोलियां मारने के भी केसेस आए हैं, मतलब उनको डेथ भी हुई है हमारे फिशर इस चक्कर में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आज के टाइम पे है, कच्चा थ्रू आइलैंड। ओके, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, ये मेजरली इसकी हिस्ट्री को इस आर्टिकल में बताया गया है। वो हिस्ट्री बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की हमें एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से जरूरत नहीं है। अगर आपको नॉलेज प्रोस्पेक्टिव से जानना है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बात वहां पे नहीं लिखी। सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि जो पाल्क पे है, जो कच्चा थोक आइलैंड के पास से जो वे पास हो रहा है, उसको बैरियर नहीं, एक हेरिटेज की तरह हम दोनों देशों को यूज करना चाहिए, इंडिया और श्रीलंका। और एक वे फॉरवर्ड निकालना चाहिए। कैसा वे फॉरवर्ड निकालना चाहिए कि 3 दिन इंडिया वहां पे फिशिंग कर ले, 3 दिन श्रीलंका वहां पे फिशिंग कर ले, और एक दिन हॉलीडे हो जाए। ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, ऐसा इस आर्टिकल में यहाँ पे लिखा गया। और ये मतलब जनरली अच्छी बात भी है कि ऐसा भी किया जा सकता है। और क्या है कि जो जाफना प्रोविंस है ना, वहाँ पे तमिलियंस ज्यादा है, वो तमिलियंस का मेजोरिटी एरिया है। तो वहाँ के तमिलियंस और हमारे जो तमिलनाडु के तमिलियंस है, इन सबको बैठा के एक साथ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह, मतलब चीजें चीजों को हैंडल करवाना चाहिए, कोऑपरेटिव वे में चीजों को हैंडल कराना चाहिए, ताकि वो लोग भी अपनी बात रख सके, हम लोग भी अपनी बात रख सके, और दोनों तमिल्स हैं तो एक कल्चरल एक्सचेंज भी हो, और इस एक्सचेंज के चलते हम लोग किसी रास्ते पे निकल पाए। ठीक है, और इस ज्वाइंट वेंचर से हम लोगों को इन फ्यूचर श्रीलंका के साथ अपने रिलेशंस मेंटेन करने में भी हेल्प मिलेगी। यही मेजर मेजर बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आई थिंक आपको ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा, कोई आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, और ये आज का लास्ट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में क्या है कि यूएन क्लाइमेट चीफ उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट 2 ईयर आर इसेंशियल इन सेविंग आवर प्लानेट। अब ये क्लाइमेट चीफ कौन है, ये जो यूएन ट्रिपल एफ सी जो है, यूएन यूनाइटेड एफ ट्रिपल सी, इसके जो सेक्रेटरी है, उन्हीं के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि वो यूएन क्लाइमेट चीफ है। उनको यूएन क्लाइमेट चीफ के तौर पे कहा गया है। ठीक है, जो ऑब्वियसली है भी, कि अगले 2 साल तक इसेंशियल है, किस चीज के लिए, हमारे प्लानेट के लिए। क्यों इसेंशियल है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन 2030 तक हमें बहुत कम करना था। ठीक है, हाफ करना था, 1/2 करना था ग्रीन हाउस गैस का इमिशन। बट ये चीज हो नहीं पा रही है। और अगर ये ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हम लोग कम नहीं करेंगे 50% से, मतलब उसको हाफ नहीं करेंगे, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो मेंटेन करने की बात हम पेरिस एग्रीमेंट में करते हैं, वो फेल हो जाएगा, वो नहीं होगा। और जब वो नहीं होगा, तो हमारा क्लाइमेट चेंज जिस तेजी से हो रहा है ना आज की डेट पे, वो कहीं ज्यादा तेजी से एक्सलरेट। और जब वो और ज्यादा तेजी से एक्सलरेट होगा, तो उसके चलते अलग अलग समस्याएं, अलग अलग प्रॉब्लम्स अलग अलग फील्ड्स में आएंगी। ओके, ये बात हो गई। अब क्या है कि जो जीएचजी इमिशंस है वो कम हो रही, मतलब जितना उसको कम होना चाहिए उतना कम हो नहीं रही। और अगला 2 साल इसी चलते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 2024 चल रहा है, फिर 25 और फिर 26। अगर तब तक कंट्रोल नहीं हुआ तो 2030 तक कंट्रोल नहीं हो पाएगी। ठीक है, और इसमें काफी अच्छा डेटा दिया हुआ है। वो डेटा ये है कि G20 कंट्रीज जो है, G20 कंट्रीज, ये 80% ग्लोबल इमिशन की जिम्मेवार। तो अगर सिर्फ G20 चाहे तो 80% तक इमिशन कम कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज अगर आपको कहीं एयर पॉल्यूशन या पॉल्यूशन से रिलेटेड बात आती है ना, आप लिख सकते हो कि कार्बन इमिशन में 80% कंट्रीब्यूटर्स आर ओनली G20 कंट्रीज। ठीक है, और
जो दुबई में हुआ था अभी हमारा COP 28, वहां पे भी बातें हुई, बट कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाया, उसका कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हो पाया। एंड दैट वाज द मेजर इशू ऑफ COP 28। उस बारे में भी यहाँ पे कहा गया है कि वो सही नहीं है, आगे से जो कॉप हो उसमें कम लोग आए, वो भले ही मंजूर है, बट जो नेगोशिएशन हो, जो आउटकम हो, वो प्रायोरिटाइजली स्ट्रांग होना चाहिए। जो आउटकम है उस पे लोगों का, देशों का फंक्शनिंग सही तरीके से होना चाहिए, उन पे एक्शंस लिया जाना चाहिए, और ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस को कम करना पड़ेगा। और सर ने क्या कहा है, UNFCCC के सेक्रेटरी ने, कि वो जो अगला COP होने वाला है ब्राजील और अजरबैजान के साथ, उन लोगों से ये बात कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट 2 क्लाइमेट समिट्स को अच्छे से अपने यहाँ पे कंक्लूड करा। ठीक है, यही बात थी यहाँ पे मेजरली। इस तरीके से आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, कुछ लर्निंग्स मिली हो, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट आपकी तरफ से कोई फीडबैक हो तो वो भी बताइएगा। फिर कल हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।